क्या दोस्तों आपको पता है काटोल उल्कापिंड कहां से प्राप्त हुआ है? भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? 6G को 5G की तुलना में कितना अधिक तीव्र बनाया जाएगा? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 14 अक्टूबर 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट है यह वीडियो, आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और आज के वीडियो के क्वेश्चन की पीडीएफ फाइल आप पढ़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक रख दी है, वहां पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, 6G को 5G की तुलना में कितना अधिक तीव्र बनाया जाएगा? 6G को 5G की तुलना में 50 गुना अधिक तीव्र बनाया जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 50 गुना। मतलब 5G की स्पीड 1 Mbps है तो 6G की स्पीड कितनी होगी? इंटरनेट स्पीड 50 Mbps होगी। तो दोस्तों 5G की तुलना में 6G को 50 गुना अधिक तीव्र बनाया जाएगा। हाल ही में सरकार ने सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स यानी कि C.DOT को समय के साथ वैश्विक बाजार में पकड़ बनाए रखने के लिए 6G और अन्य भविष्योन्मुख तकनीकों का विकास शुरू करने के लिए कहा है। क्या सरकार ने C.DOT को कहा है कि आप भविष्य में आने वाली इंटरनेट की जो तकनीक है उनके बारे में संशोधन करें। अगली पीढ़ी के दूरसंचार प्रौद्योगिकी 6th जनरेशन को 5th जनरेशन की तुलना में 50 गुना अधिक तीव्र बनाया जाएगा और 2028-2030 के बीच इसे व्यावसायिक रूप से लॉन्च किए जाने की संभावना है। तो दोस्तों यह 6G का एक्सपीरियंस हमें कब मिलने वाला है? 2028 और 2030 के बीच यह 6th जनरेशन की इंटरनेट स्पीड को लॉन्च किया जाएगा व्यावसायिक रूप से। और टेलीमेटिक्स के विकास के लिए केंद्र है जिसे हम बोलते हैं C.DOT। तो C.DOT को हाल ही में केंद्र सरकार ने संशोधन करने हेतु कहा है। तो C.DOT है क्या? देखो, C.DOT की स्थापना वर्ष 1984 में हुई थी। यह भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी का एक स्वायत्त दूरसंचार अनुसंधान एवं विकास केंद्र है। क्या दोस्तों यह C.DOT क्या है? भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी का एक स्वायत्त दूरसंचार अनुसंधान एवं विकास केंद्र है। और यह C.DOT सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक पंजीकृत सोसाइटी है जिसका हेडक्वार्टर इमेज में आप देख सकते हैं। और दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? यूं तो हिस्ट्री का क्वेश्चन है, लेकिन करंट अफेयर में क्यों आया वो आपको पता है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी विभाग द्वारा एक क्विज कंपटीशन चलाया जा रहा है और सप्ताह में सोमवार और मंगलवार के मॉर्निंग न्यूज में यह हिस्ट्री से जुड़े हुए क्वेश्चन, खासतौर पर हमारे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो यह मंगलवार के मॉर्निंग न्यूज में क्वेश्चन था। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? हमारे डॉक्टर B.R. अंबेडकर भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डॉक्टर B.R. अंबेडकर। और अंबेडकर जी को भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। संविधान निर्माण सभा की प्रथम बैठक 1 दिसंबर 1946 में नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में हुई थी और इस सभा में संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष श्री सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। यहां से एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था? श्री सच्चिदानंद सिन्हा को। और उसके पश्चात 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। और आजादी के बाद
भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने 21 अगस्त 1947 को संविधान निर्माण के लिए एक 7 सदस्यीय ड्राफ्टिंग कमेटी यानी कि प्रारूप समिति का गठन किया और यह प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। यह महत्वपूर्ण फैक्ट यह है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए और 7 सदस्यीय यह ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर इमेज में आप देख सकते हैं, जिसमें BR अंबेडकर को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था। तीसरा क्वेश्चन, काटोल उल्कापिंड कहां से प्राप्त हुआ? इमेज आप देख सकते हैं, काटोल उल्कापिंड 2012 में प्राप्त हुआ था महाराष्ट्र राज्य में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है महाराष्ट्र। लेकिन यह काटोल उल्कापिंड करंट अफेयर में क्यों आया? देखो, हाल ही में कुछ शोधकर्ताओं ने महाराष्ट्र के काटोल से प्राप्त एक उल्कापिंड का अध्ययन किया जो वर्ष 2012 की उल्का बौछार से संबंधित था। और उल्कापिंड अंतरिक्ष में परिभ्रमण कर रहे धूमकेतु या क्षुद्र ग्रह के मलबे का एक ठोस टुकड़ा है जो अंतरिक्ष से किसी ग्रह या चंद्रमा की सतह पर उनके वायुमंडल के माध्यम से प्रवेश करता है। दोस्तों, आपने भी कहीं साइंस में पढ़ा होगा कि उल्कापिंड किसे बोलते हैं। ओके, चौथा क्वेश्चन, हाल ही में किसकी अध्यक्षता में G20 समूह की बैठक बुलाई गई? हाल ही में G20 समूह की बैठक बुलाई गई, किसकी अध्यक्षता में? इटली देश की अध्यक्षता में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है इटली देश। और हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान पर G20 नेताओं के विशेष वर्चुअल सम्मेलन में भाग लिया। G20 समूह के वर्तमान अध्यक्ष इटली ने यह बैठक बुलाई थी और इस समूह में विश्व की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं शामिल है। क्या? G20 समूह में विश्व की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं शामिल है और बैठक के एजेंडे में अफगानिस्तान में मानवीय जरूरतों और बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच के अलावा आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष, सुरक्षा, मानवाधिकार और प्रवासन के मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया है। पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में सुनील छेत्री ने अंतर्राष्ट्रीय मैचों में गोल करने के मामले में किसकी बराबरी की? हमारे भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने अंतर्राष्ट्रीय मैचों में गोल करने के मामले में ब्राजील के फुटबॉलर पेले की बराबरी की, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है पेले। भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री अंतर्राष्ट्रीय मैचों में गोल करने में ब्राजील के फुटबॉलर पेले के बराबर पहुंच गए हैं। 37 साल के छेत्री ने सैफ चैंपियनशिप में नेपाल के खिलाफ 83वें मिनट में गोल कर भारत को 1-0 से जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई और सुनील छेत्री का यह 77वां अंतर्राष्ट्रीय गोल है जिससे उन्होंने पेले की बराबरी की और इसी गोल के साथ ही छेत्री सक्रिय फुटबॉल खिलाड़ियों में UAE के अली मबखौत के साथ संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर है। लेकिन सबसे अधिक गोल क्रिस्टियानो रोनाल्डो कितने हैं? 112। और लियोनेल मेस्सी ने कितने गोल दागे हैं? 79 गोल, यानी कि पहले स्थान पर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, दूसरे स्थान पर है लियोनेल मेस्सी और तीसरे स्थान पर 3। एक तो UAE के फुटबॉलर अली मबखौत, भारत देश के सुनील छेत्री और पेले, तीनों के नाम कितने गोल है? 77। छठा क्वेश्चन, इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट किसने जारी की? इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट 2021 जारी की है IEP ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है IEP। IEP का पूर्ण स्वरूप क्या होता है? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, IEP का पूर्ण स्वरूप। और यह क्या है? एक अंतरराष्ट्रीय थिंक टैंक है। तो हाल ही में एक अंतरराष्ट्रीय थिंक टैंक इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस ने इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट 2021 पारिस्थितिक खतरों, लचीलापन और शांति को समझना इस टाइटल से एक रिपोर्ट जारी की है और यह इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट का दूसरा संस्करण है जिसमें 178 देशों को शामिल किया गया है। और इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट में जनसंख्या वृद्धि, जल तनाव, खाद्य असुरक्षा, सूखा, बाढ़, चक्रवात और बढ़ते तापमान पर सबसे हालिया वैज्ञानिक अनुसंधान शामिल है। सातवां क्वेश्चन, पूरे भारत में सरस्वती विद्या मंदिर स्कूलों की एक श्रृंखला
किसने शुरू की थी? पूरे भारत देश में सरस्वती विद्या मंदिर स्कूलों की एक श्रृंखला शुरू की थी नानाजी देशमुख ने। यानी कि भारत रत्न विजेता नानाजी देशमुख का हाल ही में जन्म दिवस मनाया गया, इसलिए यह महानुभाव को हमने याद किया है, क्योंकि 11 अक्टूबर को नानाजी देशमुख का जन्मदिन था। वे लंबे समय तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य और जनसंघ के संस्थापक सदस्य थे। उन्होंने वर्ष 1977 में उन्हें जनता पार्टी की सरकार के गठन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसने? नानाजी देशमुख ने जनता पार्टी की सरकार के गठन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उन्हें वर्ष 1999 में यानी कि 1999 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था और मरणोपरांत वर्ष 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। दोस्तों याद रखो, हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान बोले तो भारत रत्न नानाजी देशमुख को मरणोपरांत वर्ष 2019 में दिया गया था। और नानाजी देशमुख ने चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया? मध्य प्रदेश में। और यह चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय देश का पहला ग्रामीण विश्वविद्यालय माना जाता है। दोस्तों याद रखो, देश का पहला ग्रामीण विश्वविद्यालय किसको माना जाता है? चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय को। किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। और नानाजी देशमुख ने पूरे भारत में सरस्वती विद्या मंदिर स्कूलों की एक श्रृंखला शुरू की थी और भारत सरकार के पोस्टल डिपार्टमेंट ने 2017 में एक डाक टिकट भी जारी किया था नानाजी देशमुख के सम्मान में। 8वां क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय मानक दिवस कब बनाया गया? प्रतिवर्ष वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे मनाया जाता है 14 अक्टूबर को। मतलब आज है 14 अक्टूबर। कौन सा दिवस मनाया जा रहा है? अंतरराष्ट्रीय मानक दिवस। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स डे कब मनाया जाता है? 14 अक्टूबर को। इमेज में आप देख सकते हैं, वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। और यह दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? उपभोक्ताओं, नियामकों और उद्योग के बीच वैश्विक अर्थव्यवस्था के मानकीकरण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु यह दिवस मनाया जाता है। और विश्व मानक दिवस 2021 की थीम क्या रखी गई है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। विश्व मानक दिवस 2021 की थीम आवर शेयर्ड विजन फॉर अ बेटर वर्ल्ड, मतलब एक बेहतर दुनिया के लिए हमारा साझा दृष्टिकोण। इसी थीम के साथ 2021 का विश्व मानक दिवस मनाया जा रहा है आज ही। और यह दिवस मनाया जाता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन के द्वारा, यानी कि आईएसओ का पूर्ण स्वरूप क्या होता है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड की कैपिटल जेनेवा में स्थित है। स्थापना 23 फरवरी 1947 को यूनाइटेड किंगडम के लंदन में हुई और वर्तमान में आईएसओ के अध्यक्ष कौन है? एडी नजरोगे। 9वां क्वेश्चन, भारत की पहली स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग प्रणाली किसने विकसित की है? हमारे भारत देश की पहली यह स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग प्रणाली तेलंगाना सरकार ने विकसित की है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है तेलंगाना सरकार। हाल ही में तेलंगाना सरकार ने भारत की पहली स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग प्रणाली विकसित की है, जिसका परीक्षण शीघ्र ही तेलंगाना के खम्मम जिले में किया जाएगा। और यह देश की पहली स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग प्रक्रिया होगी और तेलंगाना चुनाव आयोग द्वारा इस संबंध में TSEC ई वोट नामक एंड्रॉइड ऐप का उपयोग किया जाएगा। इमेज आप देख सकते हैं दोस्तों, इसी तरह की पहल हाल ही में तेलंगाना सरकार ने की है। तो यदि ई वोटिंग की प्रक्रिया सक्सेस हुई तो हमारे देश में दोस्तों सभी चुनाव क्या इसी तरह आयोजित हो सकते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और इस मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से मतदाता के डिवाइस आईडी और फोन नंबर को एक विशिष्ट नागरिक पंजीकरण प्रक्रिया से एकीकृत किया जाता है, ताकि मतदान हेतु केवल एक ही डिवाइस का उपयोग किया जा सके, जिससे सुरक्षा हो बढ़ेगी। क्या? सुरक्षा बढ़ाने के लिए दोस्तों इसी तरह के कुछ सिक्योरिटीज भी डाले गए हैं। 10वां क्वेश्चन, भारत और किस देश ने फॉरवर्ड एक्शन प्लान पर सहमति व्यक्त की? हाल ही में भारत और यूनाइटेड किंगडम ने
फॉरवर्ड एक्शन प्लान पर सहमति व्यक्त की? यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है यूनाइटेड किंगडम, बोले तो ब्रिटेन। भारत और यूनाइटेड किंगडम ने वर्ष 2030 के रोड मैप के हिस्से के रूप में बिजली, स्वच्छ परिवहन, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित वित्त एवं अनुसंधान जैसे पहलुओं के लिए एक फॉरवर्ड एक्शन प्लान पर सहमति व्यक्त की है। और इस फॉरवर्ड एक्शन प्लान के तहत बहुपक्षीय सहयोग के साथ साथ स्मार्ट ग्रिड, ऊर्जा भंडारण, हरित हाइड्रोजन, बुनियादी चार्जिंग अवसंरचना, बैटरी भंडारण एवं नवीकरणीय ऊर्जा हेतु निवेश जुटाने की आवश्यकता सहित कई विषयों को कवर किया गया है। 11वां क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहा शब्द ईभा क्या है? हाल ही में सुर्खियों में रहा शब्द ईभा क्या है? यह एक शुभंकर का नाम है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है शुभंकर। और भारत में आयोजित होने वाले अंडर 17 महिला विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट का यह शुभंकर इमेज में आप देख सकते हैं, जिसका नाम है ईभा। विश्व फुटबॉल निकाय यानी कि फीफा ने अंडर 17 महिला विश्व कप भारत 2022 ईभा के आधिकारिक शुभंकर का अनावरण किया है, जो महिला शक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाले एक एशियाई शेरनी है। यह ईभा क्या है? महिला शक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाली एक एशियाई शेरनी है। और यह टूर्नामेंट भारत के अगले साल 11 और 30 अक्टूबर के बीच खेला जाएगा। और यह घोषणा अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के साथ हुई है और घोषणा की है फीफा ने। तो फीफा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जियानी इन्फेंटिनो, इमेज में आप देख सकते हैं। फीफा की स्थापना 21 मई 2004 को हुई और फीफा का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक में स्थित है। 12वां क्वेश्चन, ला नुसिया ओपन शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता? हाल ही में ला नुसिया ओपन शतरंज टूर्नामेंट भारत के ग्रैंड मास्टर पी इनियान ने जीता। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है पी इनियान, इमेज में आप देख सकते हैं। भारतीय ग्रैंड मास्टर पी इनियान ने अजय रहते हुए ला नुसिया ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीत लिया है। उनके यूक्रेन के ग्रैंड मास्टर आंद्रे सुमेत और चिली के रोड्रिगो वेक्सवेज बराबर 7 अंक रहे। यानी कि तीनों के 7 अंक रहे, लेकिन 72 टाई ब्रेकर स्कोर के चलते पी इनियान विजेता बनने में सफल रहा। 13वां और लास्ट क्वेश्चन, लौंग का सबसे ज्यादा उत्पादन निम्न में से किस राज्य में होता है? लौंग, इमेज में आप देख सकते हैं, जिसको हाल ही में जीआई टैग मिला है। और लौंग का सबसे अधिक उत्पादन तमिलनाडु राज्य में होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है तमिलनाडु। और लौंग को हमने याद क्यों किया? क्योंकि तमिलनाडु के कन्याकुमारी लौंग को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तमिलनाडु में कन्याकुमारी जिले की पहाड़ियों में उगाए जाने वाले अनोखे लौंग के मसाले को कन्याकुमारी लौंग के रूप में भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। और भारत में लौंग का कुल उत्पादन 1100 मैट्रिक टन है। इसमें से 1000 मीट्रिक टन हर साल तमिलनाडु में पैदा होता है। मतलब तमिलनाडु लौंग के उत्पादन में पूरे भारत देश में पहले स्थान पर है, जबकि 750 मीट्रिक टन लौंग का उत्पादन अकेले कन्याकुमारी जिले में होता है, जिसको हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है। और यहाँ तमिलनाडु का जिक्र किया गया तो तमिलनाडु की कैपिटल का नाम है चेन्नई। तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री है एम.के. स्टालिन। तमिलनाडु के हाल ही में नए राज्यपाल कौन बन गए हैं? आर.एन. रवि। और तमिलनाडु का राज्य नृत्य कौन सा है? भरतनाट्यम, इमेज में आप देख सकते हैं। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में सुर्खियों में रही त्रिशूल और गरुड़ क्या है? हाल ही में सुर्खियों में रही यह त्रिशूल और गरुड़ मालगाड़ियों के नाम है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था मालगाड़ियां। लगभग सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही जिक्र किया है, लेकिन कुछ फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा। वो है परमार महेश, जलपा परमार, वसावा भूपेंद्र, रोशनी प्रजापति, रेखा नीनामा, ओमवीर हिंडवाल, पटेल उर्वशी, गोहेल बंसी। इन सभी दोस्तों का आंसर बिल्कुल सही है। तो बिनल चौधरी, चंदू भाई राठवा, चौहान चेतन सिंह, किंजल चावड़ा, रविंद्र भानवर, मकवाना गायत्री, F.A. कुरैशी, S.V. सोलंकी। इन सभी दोस्तों का आंसर बिल्कुल सही है। हमारे और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड है,
वो है संतोष कुमार, फ्रेंसी और धोलिया किंजल। सभी दोस्तों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, निम्न में से कौन आकाशा एयरलाइंस शुरू करेंगे? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए आकाशा एयरलाइंस कौन शुरू करेंगे? और इस महानुभाव को हमारे शेयर बाजार में किस नाम से जाना जाता है वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हमारे भारत देश के वारन बफेट कहे जाते हैं। ओके, मैंने आपको थोड़ी सी हिंट भी दे दी है, नीचे आंसर लिख दीजिए। और वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।